अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज जो के हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनके हवाले से मैं बताते चलूं कि उनका नाम जो है वो मोहम्मद अली है एंड ही इज सीनियर एनालिस्ट ऑफ एकेडी सिक्योरिटीज। तो आइए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। से? सर हम लास्ट वीक की बात करते हैं। हमने देखा हमने जो है वो सेलिंग एक्सपेक्ट करी थी लास्ट वीक। तो इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो है वो ड्यूरिंग द वीक मार्केट ने 500 to 3000 पॉइंट जो है वो लूज करे। और खबर जो थी वो यही थी कि सीजीटी और डिविडेंड इनकम टैक्स जो है वो बढ़ के 45% होने वाला है, जिसकी वजह से हमने इन्वेस्टर्स में पैनिक देखा। तो मार्केट की लास्ट वीक की परफॉर्मेंस को देख के आप कैसा देख रहे हैं? आपने कैसा देखा लास्ट वीक की परफॉर्मेंस, ये भी बताइएगा। और ये जो सीजीटी बढ़ रहा है इसके हवाले से आपका क्या व्यू है? नहीं, लास्ट वीक जो हुआ गुजरा हुआ वीक तकरीबन 3 से 4 हज़ार पॉइंट शेड की है मार्केट। वो कुछ ऐसी बातें थी कि सीजीटी अप्लाई हो रहा है, टैक्स रिजीम चेंज हो रहा है और सीजीटी भी आपके सैलरी और इनकम सेगमेंट की तरह हायर स्लैब पर टैक्स होगा। तो ऐसी आर्ग्यूमेंट, ऐसे रूमर शुरू हुए थे और आई थिंक वो आखिरी ट्रेडिंग डे में शायद ऐसा लग रहा था खत्म भी हो गए। तो वो अभी फाइनल नहीं है कुछ भी। कोई सोर्सेस कह रहे हैं वो होगा, कुछ सोर्सेस कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा लग भी रहा है कि वो हो नहीं सकता, जितने बेसलेस हैं वो। अगर छोटी सी मार्केट में आप सीजीटी इतना बढ़ा दें, इसी साल मार्केट ने इतने 3-4 साल बाद चलना शुरू किया है, 40,000 से 76 भी गई थी ये। तो आई थिंक इसी साल इस मोमेंटम को किल करना बहुत खराब मूव होगा। और ऑब्वियसली हम जितना स्टडी करते हैं उसमें हमें नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। लेकिन नो बडी नोज। तो ये रूमर्स ही हैं, इनको रूमर्स ही रखना चाहिए। मतलब आपके ख्याल में ये सब rumors हैं? जी। सही। अच्छा सर, बजट कौन से सेक्टर्स के लिए मेनली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है? हमने ये सुना है सीमेंट में भी एफईडी लग रहा है। तो उस तो वो उसकी अर्निंग्स को किस तरह अफेक्ट करेगा? देखिए, बजट कुछ सेक्टर्स के लिए ऐसा है कि हमने सुना कि सेल्स टैक्स सारी आइटम्स पे लग रहा है, जो भी आप कंट्री में बिकती हैं, एसेंशियल आइटम्स और ऐसी आइटम्स जो फॉर्मली अलाउड नहीं है इंटरनेशनल ट्रीटीज के साथ, जिन पे सेल्स टैक्स ना लगे, उसके अलावा सारी आइटम्स पे लगेगा। तो जिन चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं है वो है पेट्रोल। पेट्रोल पे जीरो सेल्स टैक्स है। ट्रैक्टर पे सिर्फ 5% है, उसको शायद 18 कर दें। शायद 18 और 5 के दरमियान रखें। और फूड आइटम्स जिन पे सेल्स टैक्स नहीं है उन पे सेल्स टैक्स लगे। तो काफी महंगाई का ला सकता है ये बजट, अगर सेल्स टैक्स काफी सारी चीजों पे लगे। तो बेसिकली हमने देखा कि ओएमसी की सेल्स, पेट्रोल की सेल्स काफी पिछले कुछ सालों में मसले में भी रही है। और अगर यहाँ से सेल्स टैक्स लगता है तो 50 रुपए, 267 का पेट्रोल है, अगर यहाँ से 50 रुपए या 45 रुपए बढ़ता है तो वो और भी हर्ट करेगा पेट्रोलियम सेक्टर की सेल्स को। और जनरल इन्फ्लेशन की लहर भी लाएगा। इन्फ्लेशन आती है तो इन्फ्लेशन सारी गुड्स की डिमांड ले जाती है। और आपने सीमेंट का कहा, सीमेंट में भी अगर एफईडी लगा तो, लेकिन सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी रिकवरी हम देख रहे हैं कि अगले साल होगी। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। स्लाइट हाइक होगा सीमेंट प्राइसेस में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ सेक्टर जिनमें महंगाई बढ़ सकती है उनकी सेल्स हर्ट हो सकती है। सर, आईटी सेक्टर में हम देख रहे हैं कि कंपैरेटिवली काफी स्टॉक्स के अंदर काफी सेलिंग आई हो, बट आईटी सेक्टर जो है वो हैज बीन सस्टेनिंग वेरी वेल अगर हम की प्रीवियस रिकॉर्ड देखें। तो आपका क्या व्यू है? आईटी सेक्टर देखें, अंडर परफॉर्मर रहा है केसी 100 का। तकरीबन 80-85% पिछले एक साल में केसी 100 चल चुका है और आईटी सेक्टर ने इतना फॉलो नहीं किया। एक वजह ये, आईटी सेक्टर बहुत पहले परफॉर्म कर चुका था और ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन पे था। जो पिछले साल ज्यादा परफॉर्मेंस रही है वो उनकी रही है जिनकी वैल्यूएशन खराब थी काफी टाइम से, और वो रीरेट हुई है, रीप्राइस हुई है अपनी नॉर्मल सी पे। तो अभी कोई कंपनी वापस नहीं आई जो 2019-2018 के लेवल पे थी, लेकिन वो आना शुरू हुई है। अच्छा, आईटी सेक्टर की पिछले 2-3 हफ्तों में जो चल रहा है उसकी वजह ये, एक तो रूमर जैसे आ रहे हैं कि आईएमएफ करेंसी की और डिप्रिसिएशन चाह रहा है। सोर्सेज कह रही हैं ऐसा। जो हम पढ़ते हैं, जर्नलिस्ट, वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट होते हैं,
तो आईएमएफ की डिमांड ये कि थोड़ा सा करेंसी को डिप्रिशिएट करा जाए, और तो करेंसी की वीकनेस की वजह से आईटी को आपको पता है कि फर्क पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो वो एक वजह है, लेकिन उसके अलावा कोई खास वजह नहीं है। आईटी भी थोड़ा सा प्ले में आ गया है और रहेगा। सही। तो सही सर, मुगल स्टील की अगर बात करें तो मुगल स्टील का आईपीओ आ रहा है जो कि लिस्ट होने वाला है, तो इसकी आईपीओ के हवाले से आपका क्या व्यू है, और आने वाले टाइम में मुगल स्टील पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा, मुगल आयरन स्टील का की एक सब्सिडरी है मुगल एनर्जी लिमिटेड। वो 36 मेगावाट का कोल फायर पावर प्लांट है। वो अपने ही तकरीबन सारी एनर्जी अपनी ही कंपनी मुगल आयरन एंड स्टील को देगा, जो बिजली बनाएगा। तो छोटी कंपनी है, और ऑब्वियसली आईपीओ से अगर आप वो थोड़ा सा हिस्सा बेचना चाह रहे हैं तो उनके पास कैश बढ़ेगा, लेकिन इतना कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा मुगल पे। मुगल ऑलरेडी अच्छा परफॉर्मर रहा है, और मुगल की डिमांड उसी वक्त बढ़ेगी जब इंटरेस्ट रेट कटेगा, और मुगल की फाइनेंशियल हेल्थ वहां से भी बेहतर होगी जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो स्टील की सेल्स काफी डाउन रही है पिछले 2 सालों में, लेकिन जैसे जैसे इम्पोर्ट नॉर्मलाइज होता है और कंस्ट्रक्शन सीमेंट मिला के डिमांड वापस आती है, तो सारे स्टील प्लेट्स को फायदा हुआ। पीएसओ की बात करें सर, तो पीएसओ की अर्निंग जो है वो काफी इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है उसमें एक सेलिंग प्रेशर था। तो ये सेलिंग प्रेशर क्या डेट की पेमेंट जो कि अभी तक नहीं मिली है इसकी वजह से था, या कोई और वजह है? पीएसओ देखिए एनर्जी सेक्टर में, और एनर्जी सेक्टर में सर्कुलर डेट से काफी ताल्लुक रहता है, गैस सर्कुलर डेट का स्पेशली। तो ऐसी कोई बड़ी वजह नहीं है पीएसओ में कोई सेलिंग प्रेशर आया है। पीएसओ का ये वाला क्वार्टर थोड़ा सा खराब भी रहेगा, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी शार्पली डाउन आई है। मतलब 293 से हमने देखा था फरवरी में थी, आप 267 पे, और शायद ₹5 अगले हफ्ते वापस गिर जाए तो 259 पे आ जाएगी वापस प्राइस। 259 260 पे आ जाएगी वापस प्राइस। तो पेट्रोल की डिक्लाइनिंग प्राइस से इन्वेंट्री लॉसेस होते हैं, तो आखिरी क्वार्टर साल का खराब आएगा, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है। गैस सर्कुलर डेट में गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कीमत बढ़ाएंगे नहीं इस जुलाई में, सोर्सेज अखबारों में यही आ रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन पीएसओ का गैस सर्कुलर डेट का मसला काफी हद तक हल होने जा रहा है, और हल होने के रास्ते में है। तो ये साल पीएसओ के लिए लिक्विडिटी और कैश फ्लो के लिए बेहतर रहेगा पिछले सालों से। सर, केमिकल सेक्टर की बात करें तो हमने देखा केमिकल सेक्टर में पूरी रैली के अंदर जो है बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी। क्या वजह है? क्या इंपोर्ट रिलेटेड इनकी कोई इशू है या कोई और वजह है इसकी? अच्छा, आपने खुद ही जवाब दे दिया। इंपोर्ट रिलेटेड इश्यूज हैं। केमिकल सेक्टर वो सेक्टर्स में से जिनको इंपोर्ट का सबसे ज्यादा मसला है। तो केमिकल सेक्टर है, पैकेजिंग सेक्टर है जिनको इंपोर्ट, पैकेजिंग सेक्टर भी प्लास्टिक के रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है, जो दाना होता है। तो इंपोर्ट का इशू है, थोड़े से लेवरेज्ड भी हैं ये प्लेयर्स। डिमांड भी इतनी खास नहीं है आजकल, क्योंकि केमिकल सेक्टर की सेल्स भी टेक्सटाइल से लिंक्ड होती हैं और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से लिंक्ड होती हैं। कंज्यूमर को तो डायरेक्टली बेचते नहीं है वो, तो वहां से भी थोड़ा सा इशू है। और ऑब्वियसली इन सारी कंपनीज ने लोन भी काफी लिए हैं, तो जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन आता है वो वही बात है, डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी सी रिवर्ट होती है, तो सारा सब प्ले में आएगा वापस। हमारी जीडीपी ग्रोथ भी इस साल 2025 में भी 2.5 या 3% लग रही है, काफी कम है पिछले सालों के मुकाबले में। अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ ही 2% हो और जीडीपी ग्रोथ ही 2% हो, तो वो डिमांड के लिए इतना अच्छा नंबर नहीं होता मैथमेटिकली। तो ये केमिकल, स्टील, सीमेंट, ये सिक्लिकल्स हैं, और ये थोड़े से इकोनॉमी के साथ चलते हैं और थोड़े से प्रेशर में रहे हैं काफी ज्यादा, लेकिन रिवर्ट करेंगे, और जैसे इकोनॉमी वापस आती है, इंटरेस्ट रेट वापस आते, रिवर्ट करेंगे। जो फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो हमने देखा फर्टिलाइजर सेक्टर की जो सब्सिडी है जो कि गवर्नमेंट खत्म कर रही है, उसके बाद आप फर्टिलाइजर सेक्टर को कैसा देखते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए? फर्टिलाइजर सेक्टर तो बहुत शानदार सेक्टर है, और हमने देखा काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है चारों कंपनीज की जो लिस्टेड है, फातिमा, एफएफबीएल, फौजी फर्टिलाइजर, इवन एग्रीटेक लिमिटेड की भी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और एक तो ऐसी बात है कि इनकी गैस प्राइसेस हाइक हुई हैं, लेकिन फिर भी इनके मार्जिन इंटैक्ट रहे, और इनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी और कैश फ्लो की कैपेसिटी भी काफी बढ़ चुकी है। जैसे हमने एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर का रन अप देखा,
तो फर्टिलाइजर सेक्टर को गवर्नमेंट प्रायोरिटी में रखेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर की डिमांड, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए। और इनको गैस की सप्लाई भी गवर्नमेंट ने कहा हम श्योरिटी देंगे कुछ कंडीशंस के साथ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर की यील्ड्स भी काफी इंडेक्स में सबसे हाई है, और इनकी परफॉर्मेंस ने भी दिखाया इनमें फॉरेनर का भी इंटरेस्ट रहा है। और बिल्कुल दे आर वेरी कैश फ्लो हैवी, कैश फ्लो में इनको कोई मसला नहीं होता, और ये फॉरेन डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो दिस शुड बी इन द लाइमलाइट हमेशा। सर बजट की मैं दोबारा बात करूंगी। ये बताएं कि बजट में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लगने के कितने चांसेस हैं, और उससे जो है वो इस सेक्टर पर कितना इसकी परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए बैंकिंग सेक्टर पे ऑलरेडी जितने टैक्सेस लगने थे लग चुके हैं तकरीबन। बैंकिंग सेक्टर का वैसे भी कॉर्पोरेट टैक्स शुरू ही 39% से होता था पहले भी, जब सुपर टैक्स नहीं था दूसरी कंपनीज पे। फिर एडवांसेस रिलेटेड टैक्स, जिन कंपनीज के एडवांसेस 45-50% से कम है, एडवांसेस टू डिपॉजिट, तो उन पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो काफी सारी बैंक उसमें आती है फैसल बैंक के अलावा। यूबीएल बैंक बहुत बड़ी विक्टिम है इसका, जिनके एडवांसेस काफी कम है। तो तकरीबन उनका इफेक्टिव टैक्स 48%, 49% ही रहता है। तो आई डोंट थिंक एक और कोई टैक्स लगेगा। एक्सचेंज इनकम पे एक टैक्स आया था दरमियान में, उसको भी सारी बैंक ने चैलेंज कर दिया था, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लिया था, तो उसको भी प्ले कर रहे हैं। और इस साल एडीआर बेस्ड टैक्स है, तो बैंक्स पे एडिशनल टैक्सेस ऐसा नहीं लग रहा कोई होंगे। बैंक्स ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है। बैंकिंग सेक्टर पेनिट्रेशन अगर हमारे मुल्क में इंक्रीज होती है, हर लोग अपने डिपॉजिट्स को बढ़ाते हैं, ओपन कैश, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था आते ही साथ थे कि वी विल हैव अ वॉर विद द कैश, कैश इकोनॉमी को खत्म करना पड़ेगा। तो इन बातों की वजह से बैंक्स को फायदा होता है। तो फ्यूचर में बैंक्स काफी ब्राइट रहेगा, और इनकी डिविडेंड पे आउट भी शेयर होल्डर के हिसाब से काफी अच्छे हैं, इंडेक्स में काफी भारी हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी पिछले सालों में काफी अच्छी रही है। अच्छा सर, एक और वजह है, अगर इंटरेस्ट रेट अगर घटा 12 बेसिस पॉइंट अगर घट गया इंटरेस्ट रेट, तो उससे उससे क्या फर्क पड़ेगा? बैंकिंग सेक्टर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर के जब इंटरेस्ट रेट जनरली इकोनॉमी में नीचे आते हैं, तो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिस पे ये कमाते हैं, डिपॉजिटर को जितने पे पैसा देते हैं एज कॉम्पेंसेशन फॉर द डिपॉजिट, और जितना लोन और इन्वेस्टमेंट करके कमाते हैं, तो उसका जो गैप होता है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है। तो ये कम होगा, क्योंकि दोनों साइड पे कटिंग होगी, रेट्स की रिडक्शन होगी। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के लिए इंटरेस्ट रेट गिरना पॉजिटिव वैसे भी। एक तो इनकी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो लॉन्गर टर्म में हैं, और जो बड़े रेट्स पे हैं, जिनके कूपन रेट बढ़े, तो उन पे रिप्राइसिंग गेन आ जाता, इन्वेस्टमेंट का गेन आ जाता है। एक तो ये बात है। और इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन होते हैं, इंडस्ट्री का एवरेज नॉन परफॉर्मिंग लोन 7% है, तो वो लोन है जो नॉन परफॉर्मिंग है बेसिकली। तो वो भी प्रोबेबली रिवर्स हो जाते हैं इन एंड पे, और फ्यूचर में उनका लॉसेस का रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट डाउन है। अब बोरोवर्स की ज्यादा कैपेसिटी है पे करने की, तो कुछ एंड पे फायदे भी हैं बैंकिंग सेक्टर के, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर अगले 1 साल के लिए, अगले 8 महीने के लिए तो काफी स्ट्रांग रहेगा, जब तक इंटरेस्ट रेट कटने के बाद भी, क्योंकि इनके टेन्योर्स ऐसे हैं कि वो अभी होल्ड करेंगे अपने मार्जिन को। सर मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, तो कल जैसे कि मंडे है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो आपको क्या लग रहा है? क्या आपको लग रहा है रेट कट होते हुए लग रहे हैं, और कितने लग रहे हैं? देखिए रेट कट तो मैथमेटिकली जस्टिफाइड है। दुनिया के सबसे हाईएस्ट रियल इंटरेस्ट रेट्स में हमारा शुमार हो रहा है। इंटरेस्ट रेट आपके 22% और इन्फ्लेशन 11-12% है इस महीने की भी, 12.5-12 के आसपास आनी चाहिए। तो काफी ज्यादा मैथमेटिकली स्पेस है। बस लास्ट टाइम सेंट्रल बैंक ने कहा था कि भाई हम फॉरेन करेंसी के पे अगर प्रेशर आता है हमारे एक्सचेंज रेट पे, उसको हम ध्यान रखेंगे, और एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स है उनको भी देखना पड़ेगा। जैसे जैसे वो आउटफ्लो होगा, वो वैसे ही करेंसी पे प्रेशर रखेगा, और इंटरेस्ट रेट काटने से और प्रेशर आ जाएगा, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उस एंड पे भी इतना कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा। मेजोरिटी रोल ओवर्स है, रिजर्व भी 9 अरब पे है, रिजर्व भी 2 साल के हाईएस्ट लेवल पे है तकरीबन। तो अगर 3 अरब निकल भी जाते हैं तो ऑब्वियसली प्रेशर आएगा, लेकिन वो वाले रिस्क नहीं रहेगा जो पहले था, जब रिजर्व आपके 3 अरब के ही रह गए थे। तो इंटरेस्ट रेट का ऐसा तो लग रहा है कि 100 बेसिस पॉइंट का कट होना चाहिए,
इसमें नहीं तो डेफिनेटली अगस्त के मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में। सर लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में पूछूंगी कि इतना जो प्रेशर इसके अंदर चल रहा है, तो क्या वजह है कि हमने सुना है गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोडक्शन, इनकी प्रोडक्शन भी रोकी हुई है। हालांकि गैस जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट हुई हुई है पहले से, लेकिन अब जैसे कि इनकी प्रोडक्शन रुक गई है, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड? क्या ये क्या वजह है इसकी? आपने रिपीट करिएगा, किसकी प्रोडक्शन रुक गई? तो गैस, ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो उसमें हमने प्रेशर देखा, तो वजह ये सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट ने इसकी प्रोडक्शन जो है वो रोकी हुई है। हालांकि जो इसकी इंपोर्ट है वो काफी हुई है, गैस काफी इंपोर्ट हुई है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन रुकी हुई है। तो ये कोई न्यूज है, इंफॉर्मेशन आपकी इल्म में है इस बारे में? बस एक कहानी थी, खबरों में आया था कि आरएलएनजी की इंपोर्ट एक तो फिक्स है हमारी, कतर गैस से 8 से 10 कार्गोस पीएसयू का मंगाने पड़ते हैं, तो वो भी पाइपलाइन में प्रेशर आ रहा है उनका। और तो गवर्नमेंट ने एक बार रिक्वेस्ट की थी कि इन कंपनीज को क्या अपना गैस का प्रेशर थोड़ा कम कर दें, क्योंकि सुई नॉर्दर्न सुई साउदर्न की पाइपलाइन डीबॉटलनेकिंग की जरूरत है और फुल कैपेसिटी पे चल रही। तो वो एक न्यूज थी, लेकिन वो होपफुली एलिविएट हो गई है। वो इसी बार आई थी, पहले भी आ चुकी है एक बार। तो ये सीजन ऐसा होता है, लेकिन गैस की डिमांड होपफुली कम हो चुकी है। वैसे भी समर्स की वजह से समर सीजन में कम इस्तेमाल होता है, इतना कोई टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है। और ओजीडीसी और मारी पेट्रोलियम और पीपीएल तीनों काम कर रहे हैं अपनी गैस की प्रोडक्शन, ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। यही एक तरीका है फॉरेन एक्सचेंज और हमारे इंपोर्ट के प्रॉब्लम को कम करने का, ऑयल एंड गैस डोमेस्टिक सोर्सेज से बढ़ाने का। सही। सर सेशन को रैप अप करते हुए मैं लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगले हफ्ते मार्केट किस तरह बिहेव करेगी, क्योंकि अगले हफ्ते जो इवेंट्स हैं, एक मॉनेटरी पॉलिसी का इवेंट है, एक बजट भी आने वाला है। तो डू यू थिंक कि मार्केट की जो है वो करेक्शन और मजीद होगी या क्या बिहेवियर होगा? देखिए, मार्केट ने तो काफी टाइम से काफी सारी चीजें प्राइस इन कर ली हैं, और जैसे रिएक्ट कर रहा था पिछले हफ्ते, आई थिंक वो दैट वाज द एंड ऑफ इट। और इतनी उस मतलब इससे ज्यादा वर्स्ट कोई खबर आ नहीं सकती थी जो सीजीटी की थी, और वो भी 90% चांसेस है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो और जितने भी पेट्रोल के टैक्सेस हैं वो तो मार्केट ने वैसे ही एब्जॉर्ब कर लिया, तो उस हिसाब से ट्रेडिंग कर चुके थे इन्वेस्टर्स। तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा अगला हफ्ता। मॉनेटरी पॉलिसी का एक इशू है, अगर कट नहीं होता, 99% लोग समझ रहे हैं कट हो जाएगा। अगर कट नहीं होता तो शायद शॉर्ट टर्म कोई बात रहे, लेकिन वो भी एलिविएट हो जाएगा, क्योंकि कट इज इमिनेंट। 6 महीने रह गए हैं अगले साल के खत्म होने में, इस साल के खत्म होने में, और उस टाइम तक तो 400 से 500 बेसिस पॉइंट का कट आ चुका होगा। तो कट आएगा, और इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए जो पिछला हफ्ता था, उससे बेहतर होना चाहिए। तो मैं थैंक यू सो मच सर, आपने जो है अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, और आपका सेशन जो है वो काफी इंफॉर्मेटिव था। होप सो नाज़रीन को काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा।